नमस्कार। प्रथम नमन गुरुवर आपको, द्वितीय नमन गणेश, तृतीय नमन मां शारदा, कंठ करो प्रवेश। सभी साधकों को वंदन, अभिनंदन। हृदय से सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर संजय महेश्वरी, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से तपन जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए उन्होंने मुझे अमूल्य अपना समय दिया। आज हमारा विषय है प्रतिरक्षा प्रणाली में योग का महत्व। सभी साधकों से निवेदन है कि वह निश्चित रूप से आज के सेशन से लाभान्वित होंगे और हमें फीडबैक जरूर देंगे। रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करने से पहले हमें यह समझना है कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। यह रक्त का परिसंचरण करना धमनियाँ कहलाता है। इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों पर जब यह रक्त पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम शिराएं कहते हैं। यह धमनियाँ और शिराएं मुख्यतः हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करती हैं। रक्त की इस संचरण की बात करें तो इसमें प्लाज्मा का 25% भाग होता है। शेष 45% भाग, जो शेष 45% जो भाग होता है वह रक्त कोशिकाओं का होता है। अब मुख्यतः इसमें जो रक्त कोशिकाएं होती है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना। हम आरबीसी की बात करें तो मुख्यतः रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों का हमारे जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है और जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक और स्ट्रांग करने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता हमें प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। यह सभी तत्व मिलकर मानव शरीर की सही तरीके से कार्य करने में, काम करने में, रचना करने में सहायता करते हैं। जो WBC वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, WBC जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती है जो संक्रामक रोग के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में शामिल है। सभी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि, मज्जा, मल्टीमेंटेंट कोशिकाओं से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कि कौन से आसन करने से हमें WC वाइट ब्लड सेल्स में फ़ायदा होगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होगी। हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम शरीर के टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता, या ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स, कोई दूसरे नुकसानदायी पदार्थ भी हो सकते हैं जो हमारे द्वारा बार बार हमें बीमार कर देते हैं, हमें फिर
होम्योपैथी, एलोपैथी का फिर इलाज कराना पड़ता है। हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हमारे खाने के साथ, हमारे कुछ भी हम पानी पी रहे हैं या जो भी पीने का पेय पदार्थ ले रहे हैं उसके साथ, यहाँ तक कि हमारी श्वास लेने के साथ हम पूरक करते हैं। हानिकारक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और वह तत्व कब हमारे शरीर में घर कर लेते हैं और हम स्वतः ही जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। इनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, वह भारी संक्रमण जो भी कीटाणु हमारे अंदर आते हैं उनको वहीं वो नष्ट कर देते हैं, बेहतर तरीके से वो उनसे मुकाबला करते हैं और जल्दी से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अब WBC क्या कार्य करता है इसको छोटे से उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर सेनाएं लगी हुई है, कहीं भी कोई आक्रामक दूसरा देश यदि आक्रमण करता है तो इमीडिएट उसका जवाब देकर उनको वो वहीं नष्ट कर देते हैं। वही काम हमारा WBC का कार्य होता है कि जो भी हमारे विषाणु आते हैं, कीटाणु आते हैं, वह उनको प्रायः नष्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, ये हम कैसे जानें? स्वतः बार बार हम बीमार पड़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगाभ्यास के साथ निम्न बातों को भी हमें अपने योगाभ्यास में शामिल करना होगी। सबसे पहले हम यदि ध्यान दें इम्यूनिटी सिस्टम को, तो हमारा ब्लड जो खून की जांच है उससे हमें पता पड़ जाता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या स्ट्रांग। या कुछ ऐसे हमारे सिस्टम बॉडी के साथ हम थोड़ा सा नोट करें तो उससे भी हमें अंदाज लग जाता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। सपोज़ कमजोरी महसूस होना या टायर्डनेस, थकान, हम रोज़ उठते हैं और शरीर थका हुआ रहता है, कुछ भी काम को स्टार्ट करते हैं उसी समय हमें थकान सी महसूस होती है, इट मीन्स हमारा इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो हमारी वीक है। इसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। नेक्स्ट, तनाव महसूस करना। जल्दी से हम किसी भी चीज़ का तनाव अपने अंदर ले लेते हैं, वो भी इस तरह की क्रिया जो हमारे बॉडी के अंतर्गत होती है वो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक है ये दर्शाती है ना। या एक उदाहरण ले लें कि एक छात्र ने बहुत परीक्षा में तैयारी करी और उसके अनुरूप उसको रिजल्ट न मिला और उस आशा के अनुरूप रिजल्ट न मिलने से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गया, इट मीन्स उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। या फिर हम बात करें तीसरी, चोट या घाव का जल्दी से ठीक न होना, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। या हम बात करें पेट संबंधी, जल्दी से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाना या मुंह में बार बार छालों का होना, ये भी हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। जल्दी से मौसम के परिवर्तन के साथ सर्दी का लग जाना, यह भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। और हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम और जल नीति, इन तीनों का रोज़ रेगुलर लाइफ में अभ्यास करना ही होगा। रोग प्रतिरोध क्षमता के लक्षण की बात करें तो पहला था टायर्डनेस, वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, तनाव से हम दूर रहें, चोट का ठीक न होना तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, पेट संबंधी समस्या का होना, मतलब जल्दी से हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह में बार बार छालों का होना, या हमें डस्ट एलर्जी या कोई और अन्य एलर्जी जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बनाती है। तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए योगाभ्यास के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी हमें ध्यान देना होगा। योग की दृष्टि से शरीर की रचना को हम समझते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ योगाभ्यास सहायक हो सकते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी अपने योगाभ्यास में हमें शामिल करना होगा। तो जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए महत्वपूर्ण 5 कोशों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो शरीर की रचना हुई है उसमें जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व,
शामिल है, उसी तरह से 5 कोश का शामिल होना हमारे शरीर के कार्य प्रणाली को, कार्यशैली को मजबूती प्रदान करता है। सबसे पहले है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों का सबसे ज़्यादा महत्व हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। तो इन पांचों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यदि भोजन और वातावरण स्वच्छता से बनाया जाता है और स्वच्छ वातावरण में लिया जाता है तो ये हमारे अन्नमय कोश को स्ट्रांग करता है, जो कि सहायक होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। श्वास प्रश्वास, स्वच्छ श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन की हमारी मात्रा सफिशिएंट होती है, हमारे लंग्स सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा प्राणमय कोश स्ट्रांग बनता है। हमारे विचार, हमारे शब्द यदि स्वच्छ रहते हैं, हमारे विचार यदि स्वच्छ रहते हैं, हमारे शब्द जो हम बोल रहे हैं, सोच समझ कर बोल रहे हैं, वो स्वच्छ रहते हैं, यहाँ से हमारा मनोमय कोश तैयार होता है। हमें पूर्ण चेतना का आभास होता है, हमें पूर्ण बोधलेस होकर कार्य करने की हमारी अंदर प्रेरित इच्छा होती है, तो यह हमारा विज्ञानमय कोश होता है। देन आनंद के साथ हम हर कार्य को उत्साहित होकर करते हैं, तो यह हमारा आनंदमय कोश स्ट्रांग बनाता है। तो इस तरह से यह पांचों कोश का जो सिस्टम, कार्य प्रणाली या जो नेटवर्क इन पांचों सिस्टम का है, वो हमें भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और चेतना को मजबूत बनाता है। और यदि हम भौतिक रूप से मजबूत हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, चेतना से मजबूत हैं, तो हमारा डेफिनेट इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मानसिकता की बात आ रही है, तो हरिद्वार में माँ गायत्री शक्तिपीठ में एक फॉरेन से लेडीज़ आई थी। उसको 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे तक कैंसर की 3rd स्टेज, लास्ट स्टेज में थी, कि इसके बाद वह नहीं बच सकती है। और नई दुनिया पेपर की न्यूज़ के अनुसार 12 साल तक वह महिला जीवित रही, क्योंकि मानस पटल पर उसको अंकित कर दिया गया था कि वह मजबूत है, वह मजबूत है, वह मजबूत है। इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए 70% हम एक आंकलन ले लें तो योग और प्राणायाम हमें मजबूती प्रदान करेंगे। 30% कुछ उसके सहायक पॉइंट को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको भी हमें हमारी दिनचर्या में शामिल करना है। कहते हैं शरीर सफ़ा तो रोग दफ़ा। मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी के कारण संक्रमण में चपेट आने का खतरा होता है और यह संक्रमण हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एंटीबैक्टीरियल लोशन से हम अच्छी तरह से हाथ धोएं, शरीर को यथासंभव स्वच्छ रखें, जहाँ संक्रमण हो ऐसे स्थान पर न जाएं। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम हमेशा एक्टिव रहें। मुख्य पॉइंट हम दूसरा लेते हैं, तनाव को अपने पास न आने दें। यदि तनाव और चिंता में फ़र्क है, एक मैंने तनाव स्ट्रेस के ऊपर पेपर लिखा था जिसमें मुझे 2018 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। चिंता मतलब कि हम कार्य कर रहे हैं, सपोज़ मैं अपना खुद का उदाहरण ले रहा हूँ कि मुझे 7 to 7:45 लाइव आना था। कुछ तकनीकी गलतियों के कारण मैं 8 to 8:45 लाइव आ रहा हूँ। इट मीन्स थोड़ी सी चिंता हुई कि ऐसा गलती क्यों हुई। यदि मैं तनाव ले लेता तो मैं आज आपके सामने समक्ष अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो तनाव को
वह तनाव का हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे मानसिक भावनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम स्ट्रेस में, तनाव में होते हैं तो हमारा धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। स्ट्रेस की स्थिति में कोर्टिसोल हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है। इस स्त्राव के ज़्यादा होने से हम शनै शनै बीमार पड़ने लगते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए नियमित रूप से हमें योगाभ्यास और प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। विटामिन डी, सुबह की गुनगुनी धूप लेना होगी। पहला पॉइंट था स्वच्छ वातावरण, दूसरा पॉइंट था तनाव को पास ना आने दें, तीसरा मुख्य पॉइंट था सुबह की हमें धूप हमारे बॉडी को मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है। चौथा और मुख्य पॉइंट है हमारा पर्याप्त नींद लें। हमारी नींद पर्याप्त हो, हमारे शरीर के मस्तिष्क सही ढंग से कार्य कर सकते हैं, हमारे न्यूरॉन्स सही तरीके से एक्टिव रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है 6 से 7 घंटे की हमारी गहरी नींद हो, पर्याप्त नींद हो। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के पुनर्निर्माण करने में वह सहायक बन सके। मुख्य छठा पॉइंट है हमारा भोजन। हमारे भोजन में वो सारी चीज़ें शामिल हो, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म को, हमारे बॉडी के कार्य को सही तरीके से संचालित करने में सहायक हो। हम मालवा में कहते हैं खावे को पीवो और पीवे को खाओ। खावे को पीवो मतलब खाने को इतनी बार चबाओ कि वो पानी हो जाए, या पानी को इस तरह से पियो घुट घुट कर कि खाना खा रहे हो। तो सही तरीके से खाने और पीने से हमारे शरीर के सारे अंग और अवयव कार्य करते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाने में निश्चित हमारी मदद करते हैं। शरीर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कहते हैं कि लोहा भी पड़े पड़े जंग लग जाता है। तो इस शरीर को कार्य के साथ साथ हम योगाभ्यास, मेडिटेशन, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करें तो निश्चित रूप से हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनेगा। योग युज धातु से बना हुआ शब्द है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। सभी साधक जानते हैं योग जीने की कला है, विज्ञान है। इसे दैनिक जीवन में हमें शामिल करना होगा। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक सुख, मानसिक सुख, भावनात्मक सुख, आत्मिक सुख और आध्यात्मिक सुख में मदद करता है। और जब इन पांचों का समावेश होता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमें योग के माध्यम से ये सभी पहलुओं पर हम कार्यरत रहते हैं। जब हम योग की बात करते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, अष्टांग योग और राज योग एक ही कहलाता है। कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग या लय योग, जैन योग। योग जो हमारे मन को भाए, जिस योग में हमारा ध्यान जाए, सबका गंतव्य स्थान मतलब सबका अंतिम लक्ष्य एक ही, आत्मा से परमात्मा का मिलन, पूर्णतः समाधिष्ठ होना है ना। हम राजयोग की बात करें तो अष्टांग योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में वर्णन किया है। यम का पालन करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंतरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 बहिरंग है। ये 8 अंग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तो मजबूत बनाते ही हैं, साथ में आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता सुगम बनाते हैं। हम गुरु कृपा और प्रभु के आशीर्वाद से किसी भी एक योग को समझकर
अपने मार्ग को सशक्त कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग की भाग दौड़ में सभी से यही कहते सुना है कि समय की कमी है। कुछ रिसर्च वैज्ञानिकों से, कुछ योग गुरु के मार्गदर्शन से हमने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, 5 मुख्य आसन का इसमें समावेश किया है। भुजंग आसन, शशांक आसन, पर्वत आसन, उष्टासन, गोमुख आसन, अंत में छठा शवासन, साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम और जलनीति। इस तरह से 5 आसन, छठा शवासन, 7वां कपालभाति, 8वां अनुलोम विलोम, 9वां जलनीति। इन 9 को हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, मैक्सिमम 15 मिनट का समय भी हम दें तो निश्चित रूप से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। आसन एक, लाभ अनेक। कई जो ऑलरेडी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में जल्दी से अपना घर नहीं करेगी। इन 5 आसनों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंग आसन की। भुजंग आसन में आसनों की बात करते हैं तो आसनों में कुछ प्रकारांतर हो सकते हैं। भुजंग आसन पेट के बल किया जाता है। भुजंग आसन का पहला प्रकार, हम पेट के बल लेट जाएं, धीरे से दोनों हथेलियों को हमारे चेस्ट के लेफ्ट और राइट में रखें और हम नाभि से ऊपर वाले शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। जब हम शरीर को ऊपर उठाएं तो लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इनहेल, कुछ समय रुकें। अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। जो पुराने साधक है वो 3 मिनट तक रुक सकते हैं और फिर वापस से धीरे से आहिस्ता से हम मस्तिष्क को जमीन पर लगाएं। भुजंग आसन का दूसरा प्रकारांतर है, हम बाएं हाथ को दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, अपनी चेन को हम हथेलियों के दाएं हाथ के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को और ऊपर से शरीर को, नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाते हुए जाएंगे। दोनों कोहनियाँ मुड़ी हुई नहीं होगी। यह दूसरा प्रकारांतर। यहाँ पर प्लम्बर रीजन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, इस पर साधक लोग विशेष रूप से ध्यान दें। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। तीसरा प्रकारांतर भुजंग आसन का, दाहिनी कलाई से बाईं कलाई को पकड़कर हम हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे और नाभि से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। कुछ पल इसमें रुके रहेंगे। इन तीनों अभ्यास को हम एक बार देखते हैं। हम पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल हम लेट गए। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। धीरे से दोनों हाथों को हमने चेस्ट के आसपास रखा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हाथों और चेस्ट को बिल्कुल भी जोड़ न देंगे, केवल हम नाभि से ऊपर वाले प्रदेश को उठाने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, लंबी गहरी श्वास के साथ ऊपर उठे। यहाँ पर सामान्य श्वास प्रश्वास चलने देंगे। यहाँ पर न तो कंधों पर मैंने वजन दिया है, न कंधे ऊपर उठे हुए हैं, न हाथों पर मेरा प्रेशर है। केवल पूरा प्रेशर नाभि से ऊपर वाले तन पर। हमारा पूरा खिंचाव तनाव हमारे कौन कौन से अंग पर पड़ रहा है, साधक जरा ध्यान दें। हमारे प्लम्बर रीजन पर पड़ रहा है, हमारे पेट की आंतरिक मालिश हो रही है, हमारे गर्दन पर पड़ रहा है। जब न रुक पाए, बहुत आहिस्ता से मस्तिष्क को जमीन पर लगा, दोनों हाथ पीछे। दूसरा प्रयास, पीछे से दोनों एड़ियों को उठा लेंगे।
दूसरा प्रयास, पीछे से दोनों एड़ियों को उठा लेंगे। हमने बाएं हाथ को, हथेलियों को ज़मीन पर रखा, दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर रखा। चीन को हमने धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, और साधकों का पूरा ध्यान अपने शरीर के अंग पर होना चाहिए। धीरे से ऊपर उठने का प्रयास। कुछ पल रुकने का प्रयास, धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से वापस से धीरे से। तीसरा प्रकारांतर, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ की कलाई से पकड़ेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ होंगे, पीठ की तरफ। धीरे धीरे नाभि से हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, हाथों को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास। हमारे तीनों प्रकारांतर में साधक जरूर ध्यान दें कि हमारा मेन तो प्लम्बरिज्म पे फ़र्क पड़ ही रहा है, पर कहीं ना कहीं खिंचाव, तनाव और घुमाव में तीनों प्रकारांतर में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें सहायक होगा। भुजंग आसन के बाद हम आते हैं, हम दूसरा आसन करते हैं शशांक आसन। शशांक आसन, हम वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। दोनों हाथों को आहिस्ता से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए। कुछ पल यहाँ पर रुके रहेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। धीरे 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 गर्दन और हाथ साथ में झुकते जाएंगे, प्रश्वास करते हुए साथ में झुकते जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि मस्तिष्क को जमीन पर लगाने का, सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। लंबी श्वास के साथ वापस से ऊपर आएंगे, धीरे से प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद। महसूस करेंगे कहाँ कहाँ हमारे शरीर के अंगों पर इसका फर्क पड़ा है। इसमें साधक यह ध्यान दे महत्वपूर्ण रूप से कि हमारे नितंब न उठने पाए, हमारे जो नितंब हैं यह न उठने पाए। यदि हम पूरा मस्तिष्क को जमीन पर नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, हम आधा भी शशांक आसन कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। इस तरह से उठकर ना करें। और तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है साधकों को कि हमारे नितंब न उठने पाए। शशांक आसन नेक्स्ट हम करेंगे अब पर्वतासन। पर्वतासन में मुख्यतः यह बात ध्यान देना है कि हम रेचक करेंगे, मतलब कि पूरी श्वास बाहर होगी, हमारी गर्दन अंदर की तरफ होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि हमारे एड़ियाँ जमीन से मिली हुई होना चाहिए। कुछ नए साधकों की जमीन से ना मिल रही है, कोई बात नहीं, शनै शनै धीरे धीरे अभ्यास के हो जाएगी। पर पूर्ण जो लाभ हमें मिलेगा कि यदि हमारी एड़ियाँ जमीन से टच हो रही है ना। तो पर्वत आसन के लिए पूरा प्रश्वास करते हुए गर्दन को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। एक बार मैं फिर से करके बता देता हूँ आपको। इसके बाद हम करेंगे उष्टासन। जो उष्टासन न कर सकते हैं वह अर्ध उष्टासन भी कर सकते हैं, अर्ध उष्टासन भी कर सकते हैं, है ना। अर्ध उष्टासन के लिए हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अर्ध उष्टासन के लिए
घुटनों के बल खड़े होके थोड़ी सी घुटनों में दूरी, है ना। हमारे जो अंगुलियां हैं ये चारों आगे की तरफ रहेगी और अंगूठा है पीछे पीठ से सपोर्ट करेगा। और लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पीछे की तरफ झुकने का प्रयास। जो पूर्ण उष्टासन कर सकते हैं, पूर्ण उष्टासन में हमारी पगथलियाँ या तो जमीन से रहे या फिर हम खड़ी भी रख सकते हैं, है ना। पूर्ण उष्टासन में दोनों हाथ सामने की तरफ, लंबी गहरी श्वास, एक एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पेट को ऊपर धकेलने का प्रयास, गर्दन को नीचे धकेलने का प्रयास। यदि हम एड़ी को नीचे भी लेटा सकते हैं तो इस तरह से नीचे लेटा देंगे और पुनः हमारा पांचवा मुख्य आसन है इसमें गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए हमें दंड आसन में बैठना है। हमारे दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटनों के पास लेकर आएंगे। हमारे बाएं पैर को हम दाहिने नितंब के नीचे रखेंगे। अब दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटनों के ऊपर रखेंगे। दोनों पैर नितंब के पास या नितंब के नीचे रख सकते हैं। हमारा दाहिना राइट लेग्स, दाहिना पैर ऊपर है। दाहिने हाथ को हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, बाएं हाथ को नीचे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। दोनों में इस तरह से फिंगर लॉक कर लेंगे। यहाँ पे साधक महत्वपूर्ण ध्यान दें कि हमारी जो कोहनियाँ हैं हम आगे की तरफ दबाव कर देंगे और हमारी गर्दन है हम उसको पीछे की तरफ दबाव देंगे, है ना। संघर्ष दिखाई नहीं देना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हिलना डुलना नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। मैं दाहिने हाथ को आगे की तरफ दबाव दे रहा हूँ और गर्दन को पीछे की तरफ। तो संपूर्ण लाभ हमारे गोमुख आसन का मिल रहा है। कुछ पल रुकने का प्रयास, मिनिमम 10 सेकंड से 30 सेकंड। जिस क्रम से गए थे उसी विपरीत क्रम से आएंगे हम वापस से। दाएं पैर को बाहर खड़ा करा, बाएं पैर को निकाला, फिर दंड आसन। इसी क्रम को हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को खड़ा करा, दाहिने पैर को अंदर से निकाला, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखा, बाएं हाथ को कलात्मक ढंग से ले जाते हुए हमने पीछे की तरफ। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ने का प्रयास, कोहनी से गर्दन को आगे की तरफ और गर्दन से कोहनी को पीछे की तरफ। हम देख सकते हैं पीछे से हमारे फिंगर लॉक कैसे लगते हैं। ये मुख्यतः 5 आसन जो है हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही है। इन 5 आसन के साथ में हमने सबसे पहले करा था भुजंग आसन, जो कि पेट के बल लेट कर करा था। शशांक आसन, है ना, वज्रासन में बैठ कर करा था। देन पर्वत आसन, हमने इसमें मुख्यतः यह ध्यान दिया था कि हमारी प्रश्वासों और गर्दन को हम अंदर की तरफ मूव करें और एड़ियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। देन गोमुख आसन। गो शब्द का ही अर्थ होता है प्रकाश। इस आसन में जांघें और दोनों हाथ एक छोर पर पतले
होते हैं और दूसरे छोर पर चौड़े भी होते हैं, फैलते हुए, जिसके कारण गाय के मुख के समान हमारी आकृति दिखाई देती है। हठ योग की श्रेणी में इसको सबसे श्रेष्ठ आसन बताया गया है। इसके बाद हम करेंगे शव आसन। शव एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत शरीर। इस आसन का नाम इसको इसलिए मिला है क्योंकि इसमें व्यक्ति का शरीर मृत के समान हो जाता है। प्रायः इसमें साधकों को नींद आ जाती है, तो चेतना को जागृत करके शव आसन और योग निद्रा की जाना चाहिए। योग अभ्यास के बाद शव आसन करने से एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारे बॉडी के अंदर ही बना रहता है और पूर्णतः मानसिक और शारीरिक विश्राम भी मिलता है। फिर हमें जल नीति करना चाहिए। शिक्षक के नेतृत्व में, योग शिक्षक के नेतृत्व में हम जल नीति सीख सकते हैं। इस जल नीति को हमको रेगुलर अपने लाइफ में अपनाना है। देन कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के पहले नाड़ी शोधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाड़ी शोधन करते हैं तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो मुझे गुरुजी ने सिखा है, हठ प्रतिभिका से भी पढ़ा है कि नाड़ी शोधन में 1 मिनट में लेफ़्ट नोज़ल, पहले तो प्राणायाम की मुद्रा बना ली, 1 मिनट लेफ़्ट नोज़ल से श्वास प्रश्वास करना, रेचक पूरक, फिर राइट नोज़ल से रेचक पूरक करना, फिर लेफ़्ट से पूरक और राइट से रेचक 5-5 बार, लेफ़्ट से पूरक, राइट से रेचक, फिर राइट से पूरक, लेफ़्ट से रेचक। अब रेचक पूरक की बात करें, पूरक मतलब श्वास को लेना, रेचक मतलब प्रश्वास करना। 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। फिर नाड़ी शोधन के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम में सुखासन, पद्मासन, जो भी आपके शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार आप प्राणायाम करें। दिन के 4 प्रहर में प्राणायाम करते हैं, हमें पूरा लाभ मिलता है। हमें ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाना है, बाएं हाथ की, दाएं हाथ की प्राणमय मुद्रा बनाना है। हमें राइट नोज़ल को थंब से क्लोज करना है, लेफ़्ट नोज़ल को 4th फिंगर अनामिका उंगली से बंद करना है और आंखें कोमलता से बंद हो, है ना। तो हमें प्राणायाम करते समय स्वच्छ वातावरण हो, इसका पूर्ण ध्यान देना है। श्वास प्रश्वास की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ना आए। उसके बाद हमें उज्जाई प्राणायाम करना है। नाक से गहरी श्वास को भीतर लेना है। ग्रीवा प्रदेश के अंतरंग की मांसपेशियों को टाइट करना है। श्वास लेते और छोड़ते समय यह ग्रीवा प्रदेश पर कंपन हो रहा है, ये महसूस करना है। पूरी श्वास की प्रक्रिया प्रश्वास की वो नाक से पूरी होती है। खान पान पर भी ध्यान देना है साथ में। यदि अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को काफ़ी मजबूत बनाना है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाएं, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं, मनोवैज्ञानिक लचीलापन भी बनाएं। योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। सकारात्मक रहें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अपने विचारों को इतना धैर्यपूर्ण सुना। सभी के लिए मंगल कामना। पुनः धन्यवाद, आभार।